सुना हो अब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, थोड़ा बोड़ा भी, कुछ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताइए। मेरी आवाज आ रही है वैसे? जी भैया। भैया वो कलर वलर दिखते हैं, मतलब वॉयलेट रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, ये मतलब विबग्योर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ सुना है? ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ जी बताइए। स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो होता क्या, लाइट, स्पेक्ट्रा का मतलब जनरली लाइट होता है, ठीक है जी। स्पेक्ट्रा इज जनरली रेफर टू लाइट, लाइट से रेफर किया जाता है। और स्कोपी का मतलब जनरली, स्कोपी वर्ड जहां यूज होता है उसका मतलब होता है स्टडी। अगर मैं सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, जैसे ये लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगा। देयर इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट, और मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंडक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन और अच्छे से देता, बट यहाँ पे इतने से ही विराम करूंगा, क्योंकि अगर मैं जितनी ज्यादा बातें बोलूंगा उतनी ही ज्यादा बातें मुझे यहाँ बतानी पड़ेंगी, उतनी ज्यादा बातें आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स को लिमिट करते हुए इन बातों को बोल रहा हूँ कि भैया जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जनरली आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर घूमते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन देखूं किसी मैटर के साथ, मतलब क्या होगा जब मैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाल दूं, मतलब विद्युत चुंबकीय जो आपकी वेव्स हैं, ठीक, इनको अगर मैं किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कराऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी पढ़ाई करूं तो उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलिए क्या इतनी बात क्लियर हुई? मतलब द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, विद द मैटर एंड द स्टडी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलिए क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ में आया? और जनरली कई जगह पे ऑब्वियस बात है लाइट वर्ड यूज करा होगा, तो जनरली अगर मैं लाइट वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको पता है लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई सभी के? क्लियर हुआ जी इतना? भैया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन क्या बनेगा? बाकी बुक में अच्छा सा डेफिनेशन दे रखा है, पढ़ लेना। और सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए देख लेते हैं आगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली दीज आर द, वैसे मैं बताऊं हमें ना किसी चीज में ऊर्जा को पढ़ना है, क्योंकि देखो हम इंसान जो है चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को बहुत छोटी छोटी कर देते हैं। दैट मीन्स हमें कुछ जोड़ना है तो जोड़ने से पहले 1 2 3 सीखना पड़ेगा, जोड़ने से पहले कुछ 1 2 3 सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले और उसको सिंपल चीजों में करने की कोशिश करेंगे कि हमें पहले सिंपल चीजें समझ में आ जाएं और उसके बेसिस पे हम हार्ड चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हमने एनर्जीज को बहुत पार्ट में बांट दिया, बहुत पार्ट में बांट दिया, और उसमें से एक एनर्जी के ट्रांसमिशन को हमने, एक एनर्जी के ट्रांसमिशन के एक और पार्ट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बांट दिया। दैट मींस एक एनर्जी का ट्रांसमिशन, दैट मींस एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, वो ट्रांसमिट हो रही है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है एनर्जी का मतलब, एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहूंगा, ट्रांसफर कहूंगा। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मींस एनर्जी है, ऊर्जा है, बस उस ऊर्जा का जो हम संचारण देख रहे हैं, उसका जो हम ट्रांसफर देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अकॉर्डिंग हम उसको देख रहे हैं, ठीक। जस्ट अ मिनट, इसको मैं मेल भेज दूं भाई, इसको पहुंच नहीं पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर है कि कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करा जा रहा है ना। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमने एक
और मोड बना दिया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। दैट मींस ये एनर्जी है, ये ऊर्जा ही है जिसका हम संचारण देख रहे हैं कि ऊर्जा किस और तरीके से संचारण कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो दैट मींस अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बोलूं तो इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट मींस ये एक मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, एक मोड से दूसरे मोड में। ऑब्वियस बात है, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, दुनिया के संचारण के लिए दैट मींस टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड टू डिस्ट्रॉइंग द यूनिवर्स एक ही चीज चाहिए। दुनिया में अगर कोई चीज आ चुकी है, कोई चीज जा चुकी है, उसके लिए एक ही चीज चाहिए, ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को किसी भी रूप में मान लो, कोई कहता है भैया भगवान है, साइंस वाला कहता है भैया वो एनर्जी है, अगर वो फिजिक्स वाला है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देगा, केमिस्ट्री वाला है उसे बोल देगा एक्सोथर्मिक एनर्जी, कोई बोल देगा एंडोथर्मिक एनर्जी। दैट मींस उस एनर्जी को ही अलग अलग फॉर्म में पढ़ रहा है। जैसे हम कहते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जनरली हम ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं। दैट मींस क्या है, वो एनर्जी ही है, बस जिस काम को करने के लिए चाहिए उस काम के रूप में हम उस एनर्जी को बोल देते हैं, उस काम के रूप में एनर्जी को बोल देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। दैट मींस क्या है, यहाँ पे जो मैं एनर्जी को कराना चाह रहा हूँ, एनर्जी का जो मोड है, जिस मोड में मैं एनर्जी को भेजना चाह रहा हूँ, ये वो मोड हो गया जिस मोड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, ईएम रेडिएशन। तो इस ईएम रेडिएशन को जनरली 7 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। स्टडी को आसान करने के लिए हम मान लेते हैं कि जनरली अभी तक जितनी हमारी नॉलेज है उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि इस ऊर्जा के मोड ऑफ ट्रांसफर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम 7 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है कॉस्मिक रेस की। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो होती है कॉस्मिक रेस की। नाम से चल रहा है कॉस्मिक, कॉस्मिक का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में चल रही हैं, जो ब्रह्मांड में चल रही हैं, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, दे हैव द हाई एनर्जी, इनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। और इतनी ऊर्जा है कि ऑब्वियस बात अगर किसी के बॉडी में जाए तो उनकी भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा है, भेदती हुई चली जाएंगी काफी सारी बॉडीज को एक ही बारी में। वाई? बिकॉज दे हैव द हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी बहुत हाई है, तो ऑब्वियस बात है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी यहाँ पे हाई देखी जाती है। और क्या कॉस्मिक रेस अर्थ पे पाई जाती हैं? यस, अर्थ पे भी पाई जाती है, बट बहुत ही रेयर अमाउंट में, बहुत ही रेयर अमाउंट में जो है ये कॉस्मिक रेस पाई जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और सुना होगा, जैसे जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनका मानना है कि जो अंतरिक्ष में, जनरली साइंटिस्ट कहते हैं भैया, इस बात को साइंटिस्ट भी डिफाइन करते हैं कि जनरली यूनिवर्स में ओम की वगैरह की आवाज सुनाई देती है। तो दैट मींस वो ओम एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर होती है इन फॉर्म्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? कॉस्मिक एनर्जी फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रही है। तो कॉस्मिक एनर्जी जो ओम वाला एग्जांपल देते हैं कि भैया ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी सुनाई देती है, ओम वाली ध्वनि सुनाई देती है, तो उसके पीछे का कारण भी ये कॉस्मिक रेज ही है, उसके पीछे का रीजन भी ये कॉस्मिक रेज ही है, ध्यान देना। ठीक, फिर इसके बाद आता है अगली एनर्जी का पार्ट, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगला लोअर पार्ट जिसकी एनर्जी कॉस्मिक से कम होगी। दैट मींस अगर मैं इधर से इधर को जा रहा हूं, इधर से इधर को जा रहा हूं, तो मेरा जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मींस सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी जो है कॉस्मिक रेस की होने वाली है। कॉस्मिक रेज है हाई एनर्जी। फिर इसके बाद जो एनर्जी आती है वो आती है गामा रेस की। इसके बाद जो एनर्जी आती है गामा रेस की, और गामा रेस से आप लोग भली भांति जानते हैं कि गामा रेस जो है, हल्क मूवी अगर देखी है तो वो जो हल्क बनता है वो गामा रेस के द्वारा ही बनता है। दैट मींस एनर्जी हाई है, पेनिट्रेटिंग एनर्जी हाई है, पेनिट्रेट ज्यादा जल्दी से करता है, और अगर ये डीएनए में एंटर होता है तो डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। और ऑब्वियस बात है हम ह्यूमन हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं होमो सैपियंस से मैच कर रहा है, मतलब हम वैसे तो हम होमो सैपियंस हैं, हम हमारा डीएनए उससे मैच कर रहा है, इसलिए हम सब जो है जनरली एक जैसी नाक, आंख, मुंह, ये सब सिमिलर हम में मैच करता है। पर क्या है कि जैसे डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो हो सकता है इंसान की पूंछ आ जाए, इंसान की आंखें बड़ी हो जाए, इंसान के दांत बड़े हो जाए। दैट मींस वो सब डीएनए में चेंजेस की वजह से होता है। इंसान का डीएनए, बंदर का डीएनए देखते हैं 99% मैच करता है, बट 1% डिफर है। वही डिफरेंस बताता है कि हम भाई इंसान है, हम हमारा जो ढांचा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है, और जो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पर हम अपने बॉडी में भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, गामा रेज इस तरीके से डालें कि हमारे डीएनए में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि जो बचा हुआ 1% है वो भी बंदर से मैच खा जाए, तो ऑब्वियस बात है हम भी, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल बंदर जैसे दिख सकते हैं। तो सब क्या है? डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। जो हल्क बनता है वो भी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनता है। कभी अगर एक कार्टून भी आता है बेन 10, उसमें भी देखा होगा कि वो जो घड़ी सी घुमाता है, वॉच टाइम उसमें डालता है, और फिर उसके बाद उसके डीएनए में दिखाते हुए फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। दैट मींस वही इंसान है, डीएनए फ्लक्चुएशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलियंस वगैरह बनना शुरू हो जाता है। तो वो भी इसी का एग्जांपल है। और गामा रेस क्या करती है? हार्मफुल है, डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन करती है। और याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त, फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 बम गिरे गए थे। उसमें यूरेनियम बॉम्ब जो है गिरा गया था, यूरेनियम 235 और 238 दोनों को गिरा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे गामा रेज इतनी ज्यादा एमिट हो गई जिसकी वजह से वहां भी ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, जिसकी वजह से वहां कोई लंगड़ा लूला वगैरह जो भी सारी प्रॉब्लम है अब तक हो रही है। ठीक है ना। तो ये सारी वहां की दिक्कतें। इसके बाद
कॉस्मिक रेज हो गई, गामा रेज हो गई। इसके बाद जो अगली आती है वो है एक्स रेज। इसके बारे में तो आप भली भांति जानते ही हैं। एक्स रेज क्या, कभी बॉडी वगैरह टूट जाए, कोई हड्डी वगैरह टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कहीं बेंडिंग हो जाए, ब्रिज में बेंडिंग हो जाए, तो सबका भैया एक ही सॉल्यूशन है, एक्स रेज कर दो, एक्स रेज भेज दो। एक्स रेज का पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होता है, एनर्जी हाई होती है, इसलिए कहा जाता है मल्टीपल एक्स रेज से अवॉइड करें। एक्स रेज जितना कम हो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं आप ईएम वेव्स को हाई एनर्जी की मानी जाती हैं, इनको बॉडी में भेज रहे हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है बॉडी में कहीं ना कहीं डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर सकती हैं और डिफरेंट टाइप की जो है बीमारियां कर सकती हैं, डेट मीन्स कैंसर वगैरह जो होता है। ठीक, तो ये है आपका एक्सरेज। इसके बाद आता है आपका वर्ल्ड फेमस जो आप जानते हैं यूवी रेज। इसके बारे में भली बात ही जानते हैं, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ यूवी रेज। ठीक है ना, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ऑब्वियस बात है जो आपका यूवी रेज है ये बहुत हार्मफुल होता है, स्किन कैंसर वगैरह कर देता है। इसके बारे में हम जानते आ रहे हैं बचपन से कि जो है स्किन वगैरह कैंसर वगैरह जो है यूवी रेज कर देता है। अगर ये डायरेक्ट आता है हमारे अर्थ पे तो हमें बचाने के लिए हमें प्रोटेक्टेड लेयर है हमारे पास जिसका नाम है ओजोन लेयर। हालांकि अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर काफी ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, बट लास्ट 20 ईयर्स में ओजोन रिकवरी भी देखी जा रही है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सीएफसीज जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस होती हैं जो ओजोन लेयर जनरली जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, वे जो गैसेस हैं उनका क्या कर दिया हमने, प्रोडक्शन कम कर दिया। एससीएफसीज जो है हमने बहुत ही कम कर दी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम कर दी है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है फिर से जो है उसकी परत फिर से अच्छी होने लग गई है। ठीक, तो ये आपका यूवी रेस। फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस के बाद आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आईआर जिसे बोलते हैं। अच्छा, यूवी का और एग्जांपल बता दूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ऐसी मतलब बुक्स वगैरह देखता रहता हूं, तो एक बुक में क्वेश्चन मैंने देखा था, तो वहां क्वेश्चन था कि भैया कीटाणु मारने के लिए कौन सी रेस का यूज करा जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस है। और याद करना कुछ शायद कैंटारो वगैरह का ऐड आता है, किसी का ऐड आता है जिसमें बोलता है कि भैया इसके अंदर यूवी प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स जो वायरस है वो अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा मारे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यूवी प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स जो वायरस वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं जो यूवी रेस के द्वारा मारे जा रहे हैं। दैट मीन्स का एक और यूज देखा जा सकता है कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह के लिए किल करने के भी काम आता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट आईआर, इंफ्रारेड। इसका क्या यूज है, तो इंफ्रारेड का यूज अभी अगर आपने सुना है फास्ट टैग आ चुका है। फास्ट टैग में जनरली वैसे रेडियो वेव यूज करा जा रहा है, बट वहां पे जो डिटेक्शन के लिए आईआर का भी यूज करा जा रहा है कि गाड़ी कितनी दूरी पे है। जैसे आपने गाड़ी में देखा है जो ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी है उसमें आईआर का यूज करा जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये जनरली इतनी हाई एनर्जी नहीं है बट बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर लेती। देखा होगा कि काफी जगह पे जो है जो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, तो वहां पे सब क्या है, आईआर वगैरह का यूज हो रहा है। और यूज बताया तो जैसे एमआई वगैरह के फोन देखे होंगे उसमें आईआर ब्लास्टर आता है। वो क्या है कि भैया किसी का भी रिमोट उससे बना लो, दैट मीन्स किसी से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सब आईआर का यूज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिससे आप भली बात ही जानते हैं, माइक्रोवेव। यूज किस लिए होता है आप जानते ही हो, एनर्जी लो है, इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, तो भैया माइक्रोवेव आप सभी जानते हैं ओवन वगैरह में जो वेव्स यूज हो रही हैं वो आपकी माइक्रोवेव ही है। ठीक, इसके बाद लास्ट जो बचा वो है आपका रेडियो वेव। ये ना हो तो अब की जनरेशन तो वैसे ही मर जाए, ये ना हो तो अब की जनरेशन तो वैसे ही मर जाए, आत्महत्या कर ले कि भैया ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तो इतने ज्यादा हम आदी हो चुके हैं। दिस इज द रेडियो वेव। ये नहीं है तो ना मोबाइल चलेगा ना टीवी चलेगा, ऑब्वियस बात है, ना ही हम इंटरनेट चला पाएंगे, ना ही हम अपने दोस्तों से चैट कर पाएंगे, है ना, ना ही मैं यहाँ पढ़ा पाता अगर ये रेडियो वेव ना हो पाती। ठीक, तो रेडियो वेव ऑब्वियस बात है ये सबसे लोअर एनर्जी की होगी। ऑब्वियस बात है एनर्जी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। कैसे कह रहा हूं इस बात को, तो हम जानते हैं एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक E इक्वल टू होता है एच न्यू। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक स्थिरांक है और ये इसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा बराबर एच इंटू न्यू होता है ना। इसके अलावा हम जानते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है वो होता है सी बाई लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जिसे हम बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में थोड़ा अच्छे से और प्रोनाउंस करते होंगे बट मुझे यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ उसके बारे में। सी लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और बता दीजिए कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और भागवत गीता में ऐसा माना जाता है जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए कि भैया जो भागवत गीता में तो वहां पे श्री कृष्ण ने उसी टाइम पे स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन कर दिया था। एक जो है वहां पे श्लोक है कुछ ऐसा, योजना नाम दुए दुए सते दुए च योजने, दैट मीन्स एक योजन में इतना होता है। वो सब देख लेना यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा आपको। तो वहां पे उस मंत्र को जो है डिफाइन करके, मतलब उस श्लोक को जो है भैया डिफाइन हनुमान करके भी चालीसा में। बताया गया है। हनुमान चालीसा में योजना नाम दुए दुए सते दुए, ये तो आई थिंक श्री कृष्ण ने गाया। नहीं हनुमान भैया चालीसा हनुमान में ऐसा चालीसा कहा है, में हनुमान चालीसा वो में ऐसा भैया कहा है।
कौन सा है बताओ हमें भी। अच्छा भैया उसमें तो दूरी के लिए है, पर जानना चाहते हैं। अच्छा एक मिनट भैया, ये क्या दिक्कत हो जाती है चलते खासे इसमें। वो है ना भैया, योजन पर भानु लीलो जान ये वाला। अच्छा हाँ शायद वो योजन दूरी के लिए है वहां पे, पर वो जो योजना नाम दुए दुए सते दुए जो योजने हैं वो आई थिंक उसके लिए है। मुझे भी एक्चुअली प्रॉपरली श्लोक याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ वो श्लोक है। तो उसमें जो है श्री कृष्ण ने डिफाइन करा है कि एक योजन में इतना जितना दूरी ये चलेगा उतनी ही जो सूर्य का ताप है वो उतना चलता है, ऐसे करके कुछ उसका डेफिनेशन भी है, डिफाइन भी करा गया है उसको। ठीक है ना, बाकी उसको एक बार देख लें प्रॉपरली क्या है वो। भाई क्यों हैंग हो गया, क्या दिक्कत आ गई। वो ऐप ही बंद हो गया भाई, ये तो बड़ा नॉनसेंस है। जस्ट चलिए आई थिंक ओपन हो गया। ठीक है तो ये है न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, जो न्यू आपकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, मैं लिख देता हूँ न्यू यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं वर्ड यूज करते जा रहा हूँ, जितने मुझे आते हैं उतने तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता अगर आप बातें समझ रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क है। ठीक चलिए, तो यहाँ से ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ऑब्वियस बात है मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, इट इज सी बाय लैम्डा, न्यू की जगह पे मैंने रख दिया। आप जानते हैं एच जो है प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, फिजिक्स वाले तो बता ही सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी था। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक, क्या वैल्यू होती है इसकी, पिछले साल भी पढ़ा था भाई, ये तो पहले टॉपिक की शुरुआत इससे करी थी इनऑर्गेनिक में भी। 6.626 यस इनटू कितना, यूनिट क्या होगी, यूनिट जूल सेकंड। यूनिट जूल सेकंड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। ये कौन आया है, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, सॉरी, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, क्योंकि वैसे ही बहुत पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है। चलिए आई थिंक प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। कौन आया भाई, चलिए तो ये है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। आप जानते हैं एच है प्लैंक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट जो भी कांस्टेंट होती है। तो दैट मींस मेरे यहाँ से एक चीज निकल के आई कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। क्यों, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो दैट मींस मेरी ऊर्जा जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तरंग दैर्ध्य के, दैट मींस वेवलेंथ के। ठीक, तो ऑब्वियस बात है अगर मेरी यहाँ एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक कॉमन सेंस समझ में आता है कि मेरी वेवलेंथ जो है इधर को इंक्रीज हो रही है। अगर मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है इधर से इधर आने में है तो भैया वेवलेंथ मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है, 1000 मीटर तक की भी जाती है, इसलिए भैया हमें रेडियो सिग्नल्स भेजने में बहुत ही आसानी होती है। जबकि कॉस्मिक रेज इसकी एनर्जी हाई है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हाई है, इसलिए ऑब्वियस बात है इसकी वेवलेंथ उतनी ही कम है, ऑब्वियस बात है वेवलेंथ कम है बट क्या है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई है। ध्यान देना, सिंपल सिंपल सी टर्म्स हैं, इनको यहाँ पे आपने देख भी लिया है। अब इसके अलावा कुछ बातें और समझनी चाहिए। यहाँ हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है और यहाँ पे हमारी इंफ्रारेड रेज है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन तो इतना ज्यादा है जिसमें ये 7 पार्ट्स हैं, पर ऐसा कौन सा है जिसमें हम सूटेबल हो पाते हैं, हम देख पाते हैं आसानी से चीजों को, तो वो जो पोर्शन है वो यूवी और आईआर के बीच में है, जिसे हम कहते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, और उसी विजिबल रीजन में हम पढ़ते हैं विबग्योर को। तो दिस इज द विजिबल रीजन, वो विजिबल रीजन जिसमें हम देख पा रहे हैं, विजिबल हमें चीजें हो पा रही हैं। ठीक है ना, इट इज द विजिबल रीजन, वो रीजन जिसमें हम देख पा रहे हैं। एक बार मैं देख रहा था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि विजिबल जो रीजन होता है जिसमें आदमी देख पाता है, इंसान देख पाता है, वो रीजन किसके बीच में आता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ऐसी 3-4 ऑप्शन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्लियरली सारी बातें। ठीक, सो इट इज द विजिबल रीजन जिसमें हम देख पाते हैं। अब ये विजिबल रीजन किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में। तो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के बीच में आ रहा है अल्ट्रावायलेट, मतलब ऑब्वियस बात है विजिबल रीजन को अगर मैं लिखूं इसी एनर्जी के क्रम में, तो ऑब्वियस बात है विजिबल रीजन जो है 7 पार्ट में ये भी बढ़ता है, जिसमें आप विबग्योर लिखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर कौन सा आएगा, ग्रीन, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ऑरेंज, और फिर आएगा रेड। दैट मींस ये आपका विजिबल रीजन है, इसमें 7 पार्ट हैं। अब देखो ये कौन सा है, वायलेट है, इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, ये वायलेट है। और ये देखो अल्ट्रावायलेट के बाद ये रीजन आ रहा है और इंफ्रारेड से पहले ये रीजन आ रहा है, वायलेट अल्ट्रावायलेट के बाद में और विजिबल से पहले। और आप क्या देख रहे हो, इधर को अल्ट्रावायलेट से विजिबल को एनर्जी घट रही है। दैट मींस विजिबल में सबसे हाई एनर्जी किसकी है, वायलेट की। और ये चीज हम विबग्योर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम वायलेट टू रेड जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, जब भी तो हम क्या करते हैं, रेड लाइट का यूज करते हैं जनरली, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है एनर्जी घट रहा है, एनर्जी घट रहा है। अब खुद ही बताओ
इसको विजिबल रीजन को अगर मैं यहाँ पे सेट करूंगा इनके बीच में, तो कैसे करूंगा? वायलेट से रेड की तरफ सेट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने में ऊर्जा जो है घट रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो मैं जैसे ही अल्ट्रा वायलेट से विजिबल रीजन में गया तो मुझे कौन सा मिलेगा? वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में कौन सा मिलेगा? रेड। रेड के बाद कौन सा मिलेगा? इंफ्रारेड। तो अब जरा मैं देखूं वायलेट, इसको ऐसे करके भी आ सकते हो कि वायलेट, और मुझे पता है इधर को अल्ट्रा वायलेट से विजिबल की तरफ एनर्जी घट रही है, बट अगर मैं विजिबल से अल्ट्रा वायलेट की तरफ जाऊंगा एनर्जी बढ़ रही है। तो वायलेट है, वायलेट से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? अल्ट्रा की। ऑब्वियस होता है, अल्ट्रा का मतलब होता ही ज्यादा है, बिग है, बड़ा होता है, दैट मींस वायलेट से ज्यादा कौन होगा? अल्ट्रा वायलेट। तो ऑब्वियस बात है वायलेट से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? अल्ट्रा वायलेट। तो ऐसे करके भी आ सकते हो कि अल्ट्रा वायलेट आ गया तो उसके बाद कौन सा आएगा? ऑब्वियस है उससे कम एनर्जी जो कि होगी वायलेट। फिर ऐसे ही चला मैं रेड तक, ऑब्वियस बात है विजिबल रीजन इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट से तो इसकी एनर्जी कम होगी, बट इंफ्रारेड से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस बात है रेड है, रेड के बाद कौन सा आना चाहिए? इंफ्रारेड। इंफ्रा का मतलब ही होता है कम। मैथमेटिक्स में भी अगर देखोगे इस साल है आपका थर्ड ईयर में जब पहुंचोगे तो वहां पे भी है सुफ्रा और इंफ्रा। तो सुप्रा का मतलब जनरली ज्यादा होता है और इंफ्रा का मतलब जनरली कम होता है। तो ऑब्वियस बात है रेड से कम एनर्जी किसकी होगी? इट इज द इंफ्रारेड। तो ऑब्वियस बात है अगर आपसे विजिबल रीजन पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है तो नाम से पता चल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट जो कि वायलेट से शुरू हो रहा है और कहां तक जाएगा? रेड तक जाएगा, और रेड से कम कौन हो जाएगा? आपका इंफ्रारेड हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं सीरीज को लगा रहा हूं तो ये आपके 7 मेजर सीरीज हो गई, उसके बीच में अल्ट्रा वायलेट के बीच में आ गई आपकी, अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड के बीच में कौन सी आ गई? आपका विजिबल रीजन आ गया। विजिबल में आपके 7 कलर होते हैं, जिसमें वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, रेड की तरफ वो एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है, इसलिए आप जनरली रेड को जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज लेते हो या जनरली कलर इंडिकेशन के लिए यूज कर लेते हो, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। तो ऑब्वियस बात है एनर्जी कम है तो रेड की एनर्जी सबसे कम होगी। अगर मैं सीरीज में लगा रहा हूँ विजिबल रीजन में तो ऑब्वियस बात है मैं अल्ट्रा वायलेट लिखूंगा, उसके बाद वायलेट लिखूंगा, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड के बाद कौन सा आएगा? इंफ्रारेड, फिर लास्ट माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव आपके आ जाएंगे। बोलिए क्या इतनी बात सबरी के समझ में आई? जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से, फास्ट। अब इतनी बात समझ में आई तो इस साल बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में हमें यही दोनों पढ़ने हैं, इसीलिए इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं। बीएससी द्वितीय वर्ष सेकंड ईयर में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केवल यही 2 पार्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक पढ़ना आपको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक पढ़ना आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर एंड यूवी 2 ही पढ़ने हैं। इसके बीच में जब विजिबल आ रहा है, जब ये दोनों पढ़ रहे होंगे तो विजिबल तो आपको फ्री में पढ़ना ही पड़ेगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई इस साल के स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? जी भैया। बोलिए भाई जल्दी से बताइए। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखता हूं। ये जस्ट एक आपके पास डेमो था, या मैं बोलूं आज का इंट्रोडक्शन था, नॉट डेमो, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? मैटर का जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होना, ठीक है। इंटरेक्शन होगा तो उसकी स्टडी करूंगा, उसी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। फिर मैंने देखा एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर है कि कैसे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि हम हीट देख लेते हैं। हीट क्या है? एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर है कि एनर्जी को हम हीट की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसके भी 7 पार्ट है, हम 7 तरीके से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम कॉस्मिक रेस की फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी एनर्जी सबसे हाई है, उसको हम गामा रेस की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब काफी लोग इसको याद करने के लिए भी निमोनिक्स याद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने के लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत है। आपको बस याद रखना है सबसे हाई, 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। सबसे हाई एनर्जी कॉस्मिक होती है, फिर उसके बाद गामा आता है। मैंने एग्जांपल दे के समझाया है, तो जब अब तक पहले भी आपसे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, बाद में भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता किसी को निमोनिक्स याद करने की आवश्यकता पड़ी थी। सिंपल ये सीरीज सबको याद हो जाती है। सबसे हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज होती है, फिर गामा रेज होती है, फिर एक्स रेज होती है, फिर अल्ट्रावायलेट होती है। एग्जांपल दे के समझाया है, 1-2 बार इसको देख लोगे तुरंत ही याद हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के बीच में आपको याद करना होता है कि विजिबल रीजन जिसमें ह्यूमन देख पाता है, मानव देख पाता है, तो उसके वो किस रीजन के बीच में आता है? वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा के बीच में आता है। वाई? क्योंकि अल्ट्रा की एनर्जी ज्यादा है तो उससे कम वाली होगी वायलेट। तो सीरीज भी ऐसे चलेगा, अल्ट्रावायलेट फिर वायलेट, फिर आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद लास्ट में कौन आएगा? इंफ्रारेड। फिर उसके बाद लास्ट माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव होगा। फिर आपको मैंने बताया कि कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव की तरफ एनर्जी जो है डिक्रीज होती है, और हमने देखा प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक का हमने ऊर्जा की वैल्यू देखी थी, जो कि थी E = h nu। E = h nu था, न्यू बराबर c by लैम्डा था। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति होता है स्पीड ऑफ लाइट, बट्टे में लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य।
तो हमने देखा था सी जो आप जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जी अब मैं बोलूँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और जो हमने एच देखा प्लैंक स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू 6.626 and 10⁻34 जूल इंटू सेकंड होती है उसकी यूनिट। ठीक, इसके बाद हमने देखा एस सी जो है कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। एनर्जी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के तो भैया यहाँ पे हमें समझ में आती है कहानी कि जब इधर को एनर्जी घट रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, दैट मींस रेडियो वेव की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम जो एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी कॉस्मिक रेस की होगी, दैट मींस सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, कॉस्मिक रेस की होगी। अब मैं आपसे कहूँ अल्ट्रावायलेट से मैं इंफ्रारेड में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक सेकंड में दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, यूवी एंड आईआर। तो अल्ट्रावायलेट से अगर मैं इंफ्रारेड में जा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी अल्ट्रावायलेट की, फिर इसके बाद आएगी विजिबल रीजन की एनर्जी, फिर इसके आएगी इंफ्रारेड की एनर्जी। चलिए जाते जाते हमें एक काम और करना है, आपसे डिस्कस कर देता हूं कि भैया आपको पढ़ना है साल यूवी, और उसके बाद पढ़ना है ये विजिबल, और इसके बाद पढ़ना है आईआर, विजिबल और पढ़ना है आईआर। ठीक है जी। तो यूवी में आपको मैं बता देता हूं, इसकी जो वेवलेंथ होती है यूवी के लिए, जो रेंज होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर। इट इज 200 to 400 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर होती है। विजिबल की जो रेंज होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है, 400 से 800 नैनोमीटर होती है। ठीक है, एंगस्ट्रम में लिखूंगा, आपको ये भी पता होना चाहिए भैया, काफी लोगों को अभी मुझे पता है ये भी इसमें भी डाउट करेंगे, पर साइंस के स्टूडेंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, और 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर मैं इसे एंगस्ट्रम में लिखूंगा, काफी बुकों में एंगस्ट्रम में दिया रहता है, तो एक जीरो बढ़ा देना क्योंकि उधर भी एक जीरो बढ़ाना है। ठीक है ना, तो माइनस में एक जीरो बढ़ाना है, तो 2000 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो प्लीज इतना आप जानते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बुक में देख के कंफ्यूज मत होना कि बुक में ऐसा दिया आपने ऐसा पढ़ा दिया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, आईआर की रेंज जो होती है 800 से 20,000 नैनोमीटर तक होती है। इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे, पर आईआर की रेंज होती है 800 से 20,000 नैनोमीटर। ठीक है जी, इतना आपको करना है। ये आपका HW है। अब HW क्या है, मतलब इसमें क्या है, वेवलेंथ दी है कि 200 से 400 के बीच में होगा, अगर इतनी वेवलेंथ होगी 400 से 800 के बीच में होगा तो विजिबल रीजन होगा, और तो वो आपका आईआर रीजन होगा। अब आपका काम क्या है, आपका HW क्या है, आपका HW ये है कि आपको वेवलेंथ दी है और आपको निकालनी है एनर्जी कि यूवी की एनर्जी कितने से कितने के बीच में होगी, ऐसी विजिबल की एनर्जी कितने से कितने के बीच में होगी, और आईआर की एनर्जी कितने से कितने के बीच में होगी। कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला आपने देखा H=SC/λ है, लैम्डा आपको पता है, सी आपको पता है, एच आपको पता है, एनर्जी निकल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है इस चैप्टर के लिए, इतना आपको काम करना है, देखना है हर रीजन की एनर्जी कितनी होगी, खुद ही पता चल जाएगा एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। बोलिए भाई, क्या इतना सभी के क्लियर हुआ? बोलिए भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन समझ में आया? समझ में आया कैसे मैटर जो है, अभी तो खैर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे मैटर जो है इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। चलिए फिर इतना समझ में आया तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लीजिए, कोई पहले के टॉपिक्स के डाउट्स हो किसी के बता दीजिए, नहीं है फिर मैं क्लास करता हूँ। नो डाउट्स, ठीक है, बाय बाय। नहीं भैया।